लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार के प्रस्तावित डिस्टर्ब एरिया एक्ट को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि भाईचारे और पधारो हमारे देश की पहचान वाले राजस्थान को अब अशांत घोषित करने की साजिश हो रही है। यह इतिहास का काला अध्याय होगा। गहलोत ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए देश का पहला शांति और अहिंसा विभाग बनाया ताकि संवाद, सद्भाव और प्रेम से समाज मजबूत हो। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही पहले उस विभाग को ठप किया और अब यह कानून थोपकर राजस्थान की सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश कर रही है। गहलोत के बयान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के राज में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगते थे। अब भाजपा सरकार अशांत क्षेत्रों को लेकर सख्त कानून बना रही है, इसलिए कांग्रेस को इस बिल से परेशानी है। हमारी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव लिया है और वो प्रस्ताव कल हमारी कैबिनेट अशांत क्षेत्र लाने का लिया है, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के राज में राजस्थान के कई इलाकों में पलायन के पोस्टर लगते थे, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। कांग्रेस इस बिल से परेशानी है। हमने देखा है कई क्षेत्रों में कई परिवार डर और दबाव और सुरक्षा का माहौल अपना मकान बेचकर जाते हैं। हमने उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि ये रक्षा है, रक्षा कैसे है, राजस्थान एक्ट फॉर कीपिंग सेफ्टी ऑफ हाउसिंग एंड एसेट्स ऑफ सिटीजन्स, और ये मिलकर के बनता है रक्षा बिल। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम रक्षा बिल लेकर के आए हैं जिससे कि जनता को उससे फायदा हो। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान से आक्रोशित साधु समाज दिल्ली कूच की तैयारी में है। जगतगुरु रामानुज आचार्य ने सभी साधु संतों से एकजुट होने का आह्वान किया है। रामानुज आचार्य ने कहा है कि जिन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। भद्राचार्य जी महाराज जो है वो कह रहे हैं कि हाँ शंकराचार्य जी गलत है। अच्छा, राम भद्राचार्य कौन अच्छा किए हैं दंड लेकर के? हमारे यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, ब्राह्मण अंग भंग हो तो उसकी पूजा नहीं होती, तुम जगत गुरु बने हो, ये कौन सा तरीका है? कह रहे हैं कि हम पैदल जाते हैं स्नान करने, वो अरे वो पैदल जाए, छिड़ा के जाए, कंधे बजाए, तिरथी बजाए, किथी बजाए, हाथी बजाए, घोड़ा बजाए, गधा बजाए, हमसे मतलब नहीं है तुम कैसे जाते हो। लेकिन हमारी संतुष्टि है, हम पालकी से जा रहे हैं, तुम्हें कौन सी? अरे आकर के भी तो कह सकते थे कि स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसका त्याग कर दीजिए और हमारे साथ आप पैदल चलिए, हम आपको सम्मान स्नान करा के वापस लाएंगे। लेकिन वहाँ धक्का मारेंगे, वहाँ पर अरे ठीक है हम मानते हैं पिछली साल जो घटना घटी, हम सब पैदल जाएंगे स्नान करने, लेकिन कम से कम कहने का लहजा होना चाहिए, तो निवेदन करने का तरीका होना चाहिए। इस तरह से अपमान करने का अधिकार नहीं होना। आखिर शंकराचार्य जी कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम प्रयागराज से दिल्ली के लिए जो है धरने पर बैठेंगे। निश्चित होगा, ये तो निश्चित होगा, बताता रहा हूँ, मैं भी ये तो कह रहा हूँ। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। जगत गुरु महाराज की जय। किस दृष्टि से देखते हैं महाराज जी इस मामले को लेकर? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सबको इस बारे में सोचना चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जितने भी साधु समाज हैं सबको एकत्रित होकर के आज अगर स्वामी जी के साथ ही अपमान हुआ तो निश्चित है हमारे यहाँ चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े और पांचों वैष्णवाचार्य। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। उन्होंने शंकराचार्य के साथ हुए अपमान को हिंदू धर्म की आस्था पर चोट बताया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वही लोग स्वामी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। चोटी पकड़ के घसीट के मारना, शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित करना, मैं समझता हूं ये घोर अपराध और पाप उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा, ये कैसा अधर्म है? शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई
प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा शंकराचार्य कौन है नहीं है, ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा, और शंकराचार्य कौन है या नहीं है ये कोई पुलिस कमिश्नर या कानून वो नहीं तय करेगा। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और उस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शंकराचार्य जी के साथ उस वक्त भी था जब गंगा के निर्मल और अविनाश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि देश में डेमोग्राफी बदलने की खतरनाक साजिश चल रही है। योगी ने कहा है कि लव जिहाद के नाम पर बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए कि इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो एक कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को डीएमके पार्टी की जंजीरों से आजाद कराने की बात कही है। पीएम मोदी ने चेंगलपट्टू में एक कार्यक्रम में कहा है कि तमिलनाडु ने साहित्य, विज्ञान, मंदिरों और तकनीक से भारत का गौरव हमेशा बढ़ाया है। तमिलनाडु वो धरती है जिसने भारत की सभ्यता को समृद्ध किया है। संगम कालीन साहित्य, साइंस, टेम्पल, टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु ने हमेशा भारत का गौरव बढ़ाया है। आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तब तमिलनाडु की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें तमिलनाडु को डीएमके की जंजीरों से आजाद कराना ही होगा। तमिलनाडु जितनी जल्दी विकसित होगा, देश भी उतनी ही तेजी से विकसित होगा। नंबरगले तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पलटवार किया है। उन्होंने डबल मॉडल इंजन को डंपा इंजन करार दिया है। स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि ये तमिलनाडु में कभी नहीं चलेगा। स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे डबल इंजन राज्यों से आगे है। बीजेपी पर तमिल भाषा और राज्य के प्रति विश्वासघात का आरोप लगाते हुए स्टालिन ने चेतावनी दी है कि एनडीए के विश्वासघात को तमिलनाडु की जनता कभी नहीं भूलेगी। उधर पीएम मोदी ने केरल की तुलना गुजरात से की है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में बीजेपी की शुरुआत एक शहर से हुई थी और केरल में भी यही हो रहा है।
कुछ यहां जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ, तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा, और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है, और इसलिए मैं कहता हूं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ही नेताओं ने मनरेगा योजना की कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। शिवराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस मनरेगा का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन उनकी सरकार के समय में ही इस योजना में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। अकेले हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता थे जयराम रमेश, उन्हें 2012 में कहा था क्या मनरेगा में केवल मिट्टी उठाएंगे और डालेंगे, बस यही काम किया जाएगा? और केवल जयराम रमेश ने नहीं, खुद मनमोहन सिंह जी ने फरवरी में 2011 में यह कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कहा था कि फर्जी जॉब कार्ड बन रहे हैं। ये कई तरह की कमियां देखी, तब एनडीए की सरकार ने तय किया कि अब किसी और योजना की आवश्यकता है जिसमें ये सारी कमजोरियां और विसंगतियां उनको दूर करने का काम किया जाए, और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिमी बंगाल के साथ भाजपा का गहरा नाता बताया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के नेतृत्व ने इस देश को महान बनाने में अपना योगदान दिया है। नड्डा ने आरोप लगाया है कि विभाजन के समय तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने समझौता किया। बंगाल के साथ एक बहुत गहरा नाता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बंगाल और बंगाली प्राइड, इसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम बंगाली प्राइड कहते हैं तो वो सिर्फ हमारे और आपसे नहीं जुड़ता, वह देश के विचार से जुड़ता है। और इसीलिए सही में कहा गया है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल ने देश की आजादी में दिया है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल की आजादी के साथ साथ इस देश को महान बनाने में बहुत बड़ा योगदान बंगाल ने किया है। हम कभी भूल नहीं सकते। हम कभी रविंद्रनाथ टैगोर को भूल नहीं सकते, स्वामी विवेकानंद जी को भूल नहीं सकते, रामकृष्ण परमहंस जी को भूल नहीं सकते, सुभाष चंद्र बोस जी को भूल नहीं सकते। इन सब लोगों ने, अभी अभी मोहन यादव जी ने आपके सामने एक सोचने के लिए एक विषय दिया कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो आज भारत का नक्शा बदला हुआ होता। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म